तो हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसे जैसे आपको पता है कि समय बीतता जा रहा है और हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम या फिर कहें क्वार्टरली एग्जाम के बिल्कुल नज़दीक आते जा रहे हैं, तो अब हमें थोड़ी सी अपनी स्पीड को बूस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? द एक सेकेंड, हाँ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था, ओनली फर्स्ट पार्ट। अब टर्न जो है वो है हमारा उसके आगे का कंप्लीट करने का। ठीक है, चलो अब आगे जो टॉपिक आने वाला है उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेपोलियन कोड। ठीक है, नेपोलियन कोड, क्लियर। चलो तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया और स्पीड थोड़ी सी हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से। हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ द टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। स्वार्थ मतलब टेरिटरीज को जीतते जाना। ठीक है, जैसे जैसे जो टेरिटरीज थी जो किसके कंट्रोल में आ रही थी, हिज कंट्रोल, हिज मतलब नेपोलियन, हिज मतलब किसके कंट्रोल में, नेपोलियन के कंट्रोल में आ रही थी। ठीक है, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। जैसे जैसे नेपोलियन ने फ्रांस में करना शुरू किया, सेम चीजें वो और भी बाकी जीती हुई टेरिटरीज में अप्लाई करना शुरू कर रहा था। ठीक है, थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। जब नेपोलियन जो है उसने अपने आप को 1804 में एम्परर डिक्लेयर किया, ठीक है, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, तो उसके बाद वहां पर उसने मोनार्की को अप्लाई किया। ठीक है, और डेमोक्रेसी को जो है डेफिनेटली फ्रांस में क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। बट इन द एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. हालांकि नेपोलियन जो है वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय तो कर रहा था और मोनार्की को अप्लाई भी कर रहा था, पर कहीं ना कहीं जो उसके काम करने का सिस्टम था, जो उसने नया तरीका बनाया था, वो तरीका थोड़ा सा बाकी लोगों से क्या था, अलग था। ठीक है, द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, नेपोलियनिक कोड। ठीक है, सिविल कोड ऑफ 1804 करके अगर आपसे पूछा जाए, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, इसमें क्या क्या था, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो देखो, सब फर्स्ट पॉइंट, डेड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म से जो सारी सुविधाएं दी जा रही थी उन सभी को छीन लिया। क्लियर। एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इन फ्रंट ऑफ लॉ सभी लोग क्या है, एक समान। क्लियर। और राइट टू प्रॉपर्टी, आपकी जमीन पर जो आपका हक है वो आपसे कोई भी जमीनें जबरदस्ती नहीं ली जाएंगी। क्लियर। हिज कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और ये जो कोड था 1804, सिविल कोड ऑफ 1804, इस कोड को उन्होंने, नेपोलियन ने क्या किया कि उन सभी जगहों पर भेजना शुरू किया जो किसके अंडर में थी, फ्रेंच के अंडर में थी, या फिर कहें हम जो किसके अंडर में थी, नेपोलियन के अंडर में थी। ठीक है, in the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy, in Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. serfdom, serfdom होता है बेटा दास, दास जो कहते हैं ना, कि जैसे गुलामों वाले जो दास होते हैं, मतलब जो सेवादार वगैरह करके, वो वाला सिस्टम जो था वो भी उसने किसानों को उससे भी आज़ाद कर दिया। और मैनोरियल ड्यूज, जो जमींदारों के बकाया रहते थे पैसे वगैरह, उनसे भी उसने क्या कर दिया, उस नेपोलियन ने उन सभी को आज़ाद कर दिया। पीजेंट्स को क्या कर दिया, उसमें से आज़ाद कर दिया, और उसने फ्यूडल सिस्टम जो लगा था उसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के जो तरीके थे वो भी सही हो गए,
और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था वो भी सही हो गया। पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, आगे आ जाओ। enjoyed a न्यू फाउंड फ्रीडम। जो पीजेंट्स थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, इनके लिए जो आज़ादी का मतलब था वो अलग बनने जा रहा था। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, एक सेकेंड हो जाओ, ठीक है। यहाँ देखो, बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, ठीक है, in particular began to realize that uniform laws, standardized rates and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another region। मान लीजिए, एक सेकंड, अब ये लाइन क्या थी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सपोज करो क्या हुआ कि ये व्यापारी था, ठीक है, और वो एक ही कंट्री में, कहें एक ही कंट्री के अंदर 4 डिफरेंट पार्ट्स में से निकल रहा था, ठीक है। ये एक ट्रेडर है जो 4 पार्ट्स में से निकल रहा है, ये अपने साथ कुछ गुड्स कैरी कर रहा है। उस गुड्स का जो वेट यहाँ पर निकाला गया वो 67 kg था, उसी गुड्स का यहाँ वेट निकाला गया तो वो 87 kg था, उसी गुड्स का यहाँ वेट निकाला गया तो वो 47 kg था, और उसी गुड्स का यहाँ वेट निकाला तो वो 110 kg था। मतलब एक सिंगल कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट्स में जब उस गुड्स को मेजर किया गया तो उसका वेट अलग अलग आया। क्लियर? फिर इसके बाद नेपोलियन ने क्या लगाया? यूनिफॉर्म वेट मेथड। नेपोलियन की वजह से क्या आया? यूनिफॉर्म वेट मेथड। मतलब कि अगर इस पर्सन का जो वेट है वो 67 kg यहाँ है तो कंट्री के किसी भी पार्ट में वो वेट 67 kg ही होगा। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा करेंसी, यूनिफॉर्म करेंसी, अभी हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे कि बहुत सारी करेंसी थी जिनको कम करके केवल 2 करेंसीज में लाया गया। ठीक है, वो आगे की बात है। देखो, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और ये सामान का जो आदान प्रदान था वो एक जगह से दूसरी जगह इजिली हो रहा था। क्लियर? पर एक चीज समझ लो, यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी, पूरे देश में एक ही करेंसी चलेगी। ये सारी चीजें जो थी वो छोटे व्यापारियों को और जो गुड्स बनाने वाले थे उनको ज्यादा हेल्पफुल थी। ठीक है। However, in the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. अब फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। जितनी टेरिटरीज पर नेपोलियन रूल करता जा रहा था, जिनको कैप्चर करता जा रहा था, उन टेरिटरीज को कैप्चर करने के बाद जो लोग थे, वहाँ की जो पॉपुलेशंस थी, उनका जो थॉट था वो मिक्स था। कुछ खुश थे और कुछ नाखुश भी थे। Initially, in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Warsaw, the French armies were welcomed as the harbinger of liberty. इनके नाम याद रखना। क्या नाम है इनके? नाम फिर से सुन लो। हॉलैंड, ठीक है, क्या नाम है इनके? हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल, मेंस, मिलान, वॉर्सो। यहाँ जो फ्रेंच आर्मी जो है वो उसका जो जब फ्रेंच आर्मी यहाँ पर आती थी तो लोग ये समझते थे कि ये हमारे लिए आज़ादी के लिए आए, ये हमारी आज़ादी के लिए आए हैं। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedoms। पर ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रहने वाली थी। ठीक है, कुछ समय में ये समझ में आ जाता था कि ये जो है ना, ये पावर जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रही लोगों के लिए। क्लियर? इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंसेप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्क्वर द रेस्ट ऑफ यूरोप all seem to outweigh the advantage of the administrative change। और धीमे धीमे टैक्सेस बढ़ने लगे। ठीक है, सेंसरशिप वापस आ गई और फ्रेंच आर्मी जो थी वो धीमे धीमे पूरे यूरोप को कैप्चर कर रही थी। ठीक है, तो जिस फ्रेंच आर्मी को ये सब लोग अच्छा समझ रहे थे, कहीं ना कहीं वही फ्रेंच आर्मी क्या कर रही थी? मोनार्की को एक्सटेंड कर रही थी, बढ़ा रही थी। ठीक है, अब जैसे कि ये इमेज भी है, इस इमेज में जो ये नेपोलियन है
जब ये नेपोलियन जो है 1830 में लीप्जिग का जब बैटल हारा था, तो ये जो आपको पीछे ये पोस्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो पोस्टर्स थे वो ऐसा शो किया गया कि ये वो सारी टेरिटरीज थी जो नेपोलियन ने जब बैटल हारा 1830 के लीप्जिग में, लीप्जिग का बैटल जब वो हारा 1830 में, तो ये जो सारी टेरिटरीज हैं वो टेरिटरीज उसके हाथ से चली गई थी। ठीक है, आगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, ठीक है, आ जाओ। What we know today is as Germany, Italy and Switzerland, three countries के नाम हैं, were divided into kingdoms, duchies, cantons, whose rulers had their autonomous territories. ये जगह जो है ये पहले किसमें डिवाइड थी? किंगडम्स, डचीज, कैंटनॉन्स, जिनके रूलर्स जो थे वो इन टेरिटरीज पर क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप आर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। सेंट्रल यूरोप और जो ईस्टर्न यूरोप का जो पार्ट था वो ज्यादातर किसके अंडर में था? ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में था, जहां पर डाइवर्स पीपल, अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिव्स टुगेदर। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. अब पीपल उसमें रह रहे हैं, बट उन सबके बीच में जो है कहीं ना कहीं कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है, कहीं ना कहीं जो है वो सभी जो है एक साथ नहीं रह पा रहे थे। ठीक है, इसमें आगे के हम अगर स्टेट्स की बात करें तो ऑफन दे स्पीक इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। हाँ, ऑफन दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। वो सभी लोग जो है वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए थे। जैसे द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जांपल वाज अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। जो ऑस्ट्रिया हंगरी जगह थी उस पर हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था और वहां पर जो है अलग अलग क्षेत्र थे और अलग अलग टाइप के लोग रहते थे। जैसे and it included the Alpine regions, the Troyan, Austria and the Sudetenland, ये जगहों के नाम है, as well as Bohemia, whereas the aristocracy was predominantly German speaking. Okay, it also included the Italian speaking provinces of Lombardy, Ventia, ये इटली के कुछ पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? इटली के। क्लियर? इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियर। हंगरी में जो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन थी, या ये कहें आधी जो पॉपुलेशन थी वो किस भाषा को बोलती थी? मैगियार को। जबकि आधी भाषा जो थी वो अलग अलग, जो अलग आधी पॉपुलेशन थी वो अलग अलग भाषाओं को बोलती थी। क्लियर? इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलिसिया जो जगह वहां के जो लोग थे वो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? पॉलिश भाषा का। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स, पीपल, बोहेमियंस एंड स्लोवाकियंस टू द नॉर्थ। ये तीन ग्रुप जो मैंने बताए, इटालियन स्पीकिंग, मैगियार, ठीक है, और पॉलिश, इन तीन ग्रुप्स के अलावा जो बाकी के लोग थे वो किस साइड रहते थे? नॉर्थ में। सोलिवेशन इन सेनिनो, क्रेटोस टू द साउथ, रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसलेवेनिया। ये जगहों के नाम है, इनको याद रखने हैं। ठीक है, सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। और इतनी सारी डिफरेंस है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद ये तो क्लियर था कि ये सभी जो लोग हैं वो एक साथ रहने वाले नहीं है, या फिर ये कहीं सभी लोग पॉलिटिकल यूनिटी शो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। द ओनली टाइप बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। हाँ, बस ये है कि ये सभी एक ही राजा से जुड़े हुए थे, इस वजह से ये सभी एक साथ थे, वरना इसके अलावा कोई भी इनमें कॉमनिटी नहीं थी। ठीक है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज? ये अब हमारा आने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे नेशनलिज्म और नेशन स्टेट्स बनने चाहिए, ये आइडिया लोगों के मन में आया। उससे पहले जो है कुछ डेट्स याद कर लेते हैं। जैसे 1797 नेपोलियन ने इटली पर जीत हासिल की थी, नेपोलियन ने इटली पर चढ़ाई की और नेपोलियनिक वॉर्स स्टार्ट हुई। ठीक है,
1840 से लेकर 1815 तक जो नेपोलियन है उसका फॉल हुआ और वियना पीस सेटलमेंट हुआ। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। 1848 में यूरोप में रिवॉल्यूशन हुए, आर्टिसन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इटालियन, जर्मनी, मैगजा, पोल, सीटीसी डिमांड नेशन स्टेट। ये सभी कब स्टार्ट हुए? 1848 में। 1859 से लेकर 1870 तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। 1866 से लेकर 1871 तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ और 1905 में स्लिम नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट डेट्स हैं जिनको हमें रिमेंबर करना बहुत जरूरी। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट्स क्लियर। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग इसको पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। टाटा, सी यू।